राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो बहुत अच्छे होंगे। हम अपना चैप्टर जो 9th क्लास का चैप्टर सेल जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, हमारा थोड़ा सा बच गया था। जो मैंने आपको बोला था मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, जो कि लेक्चर बड़ा हो जाता, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिर देखो, सेल चैप्टर के अंदर हमने सेल ऑर्गेनेली की सेल ऑर्गेनल्स की जो जितने भी पार्ट थे ना, सारे हमने पढ़ लिए थे। मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक अलग से पार्ट होता है, सेल ऑर्गेनल ही नहीं बोल सकते, सेल ऑर्गेनल नहीं बोल सकते उसको। वो सेल का एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, ऐसे पार्ट होता है। अब न्यूक्लियस की अगर बात करें, न्यूक्लियस, ठीक है, एक तो ये क्या, सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारी सेल थी, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये गोल्गी एपरेटस हो गए, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल, गोल्गी एपरेटस, ये लाइसोसोम्स हो गए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गई। यहां तक की चीज हमने देख ली थी, सारी मैंने आपको बता दी थी। आप पिछले लेक्चर में जाके, पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब हमको बात करनी है न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस में क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। सबसे अगर बात करी जाए, सबसे मेन पार्ट होता है हमारी सेल का भी और बॉडी का भी। क्यों? न्यूक्लियस जो होता है ना, एक तो डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है, पहली बार, ठीक है। पहली बार डबल मेम्ब्रेन होता है। और ये कंसिस्ट क्या करता है, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसके अंदर प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। क्रोमोसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेयर के अंदर सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती है ना, सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, जिसकी अभी हम न्यूक्लियस के जस्ट बाद हम बात करने वाले हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। जब सेल डिवाइड नहीं हो रही होती ना, उस टाइम ये क्रोमेटिन जैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे उलझे हुए रहते हैं, रेशे जैसे होते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है ना, उस टाइम पे रोड जैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स ही हैं। ये पहले तो सेल डिवीजन जब नहीं हो रहा होता, सेल जब नॉर्मल होती है उस टाइम पे तो ये होते हैं क्रोमेटिन, मतलब ये ऐसे उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे सेपरेट होकर किसमें बदल जाते हैं, न्यूक्लियस में, मतलब सेपरेट हो जाते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर में हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस जो इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाती है। जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, इंफॉर्मेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन। जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी कोई भी जीव है उसके जो भी कैरेक्टर है ना, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाएगी वो। जैसे मान लो किसी की हाइट ज्यादा है, ठीक है, उसके जो बच्चे होंगे ना, उनमें क्या होगा, वो हाइट के जो गुण है वो उनके बच्चों में आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मम्मी पापा दोनों ही लंबे हैं ना, तो चांसेस पूरे पूरे हैं कि उनके बच्चे भी लंबे ही होंगे। अगर उनके दादा दादी उनकी हाइट अगर कम है, तो 1% चांस है कि वो चेंज हो जाए। बाकी उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे। तो वो इंफॉर्मेशन किधर होती है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इनके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो जैसे मान लो एक स्पीसीज है, वो दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट होती है। जैसे हम मैमल्स की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो कैट है वो अलग है, डॉग्स है वो अलग है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें, किसी कुछ भी ले लो आप, जो भी आपको स्पीसीज लेनी है, कोई बर्ड्स है वो अलग है। तो इन सब में क्या है तो सब मैमल्स में, लेकिन इनके अंदर कैरेक्टर डिफाइन है। कि जैसे मान लो अब हम मैमल्स है, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, वो मैमल्स अलग ही दिखेगी कि हाँ ये मैमल्स है, ठीक है। डॉग है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन अलग ही दिखेगी, हाँ ये डॉग है। कैट है तो सब कैट ही कैट दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर हर एक जीन जो होते हैं ना, वो
इंफॉर्मेशन रखते हैं और वो इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात होगी न्यूक्लियस की। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है, और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको जीन भी बोलते हैं। इस टाइम पे हम इनको क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, और अगर ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और 23 पेयर होते हैं। पेयर, पेयर समझते हो? जोड़ा। ठीक है, दो दो के जो पेयर होते हैं ना वो तो होते हैं 23, और अगर काउंटिंग में पूछे तो काउंटिंग होती है 46 क्रोमोसोम्स। किसमें प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, उसके अंदर से अगर बात करें तो एक पेयर किसका होता है? XX या फिर XY। ये एक पेयर किसका होता है? मतलब एक ही पेयर होता है, ये तो फीमेल में और ये मेल में, सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? न्यूक्लियस समझ में आ गया? न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अंदर क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेल के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सेल का सेंटर होता है एकदम से। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बाद, अब न्यूक्लियस के बिहाफ पे सेल टू टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स। अब वो दो टाइप क्या क्या होते हैं? देखो, सेल के अगर हम टाइप की न्यूक्लियस के बिहाफ पे बात करें तो जैसे मान लो, एक तो होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है? ये देखो इधर, ये हटाओ मैं, पहले प्रोकैरियोटिक लिख लेते हैं क्योंकि पहले प्रोकैरियोटिक आती है। ठीक है, जिससे समझना आसान रहेगा, भूलोगे नहीं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम से समझ में आ रहा है, प्रो मतलब प्रो, और प्रो का मतलब पहले, प्राइमरी। प्राइमरी, ठीक है, और यू का मतलब बाद में। अब देखो पहले, तो ऐसे याद रखो, प्रो मतलब पहले। अब पहले जो चीज बनेगी वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, पहले जो चीज बनी वो कंप्लीट नहीं है, धीरे धीरे तो कोई चीज कंप्लीट होगी। एक बार में बिल्डिंग बनानी शुरू करी तो एक बार में थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। पहले कंपनी, ठीक है, उस पर लिपाई वगैरह कुछ भी कलर वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, बाद में वो करके उसको कंप्लीट करा, उसके गेट वगैरह लगाए। ठीक है, लेकिन पहले क्या, अगर पहले की बिल्डिंग बन के तैयार होगी, ठीक है, बिल्डिंग बन गई सपोज करो, अब वो बिल्डिंग बन गई तो सोचो उसके अंदर गेट नहीं है अभी, तो पहले तो जो बन गई बिल्डिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके अंदर गेट है ही नहीं, अभी कंप्लीट नहीं है वो। लेकिन हम बोलेंगे कि हाँ बिल्डिंग बन चुकी है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम तो खत्म हो गया। ठीक है, ऐसी सेल में अगर हम बात करें तो पहले जो न्यूक्लियस बना, जो मोस्टली यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर, मोस्टली नहीं होता है यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर में होता है। अब देखो ये यूनिसेल्युलर में होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, क्या केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है ना, वो बिखरा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या होता है? जैसे सेल है, सेल के अंदर सेंटर है, अब सेंटर है, सेंटर की जो मेम्ब्रेन है ना, सेंट्रल मेम्ब्रेन है, वो एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट होगी तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे क्या होंगे? जो प्लाज्मा है वो सारा फैला हुआ होगा, बिखरा हुआ होगा, और वो जो बिखरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर नहीं होती है। मतलब जो यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो इसके अंदर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है। जो जेनेटिक पार्ट होता है ना, जेनेटिक पार्ट मतलब जो चीज आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब बात करते हैं, हमने दो में बांट ली, अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला था सेल डिवीजन, हमारे जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। हाँ, 11th क्लास में डिटेल में, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। 9th क्लास जो है ना वो 11th का बेस है भाई।
11th बनना शुरू हो जाती है 9th क्लास से। जो साइंस लेना चाहते हैं ना उनके लिए तो बहुत जरूरी है पढ़ना बहुत तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें सीख लेते हो, उधर जाके फिर बड़ी चीजें करना आसान रहता है। अब देखो बात करते हैं हम सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन देखो, सेल जो डिवाइड होती है ना, टू टाइप्स होते हैं सेल डिवीजन के भी। अब दो टाइप क्या क्या होते हैं अगर इसकी हम बात करें, एक टाइप तो होता है इसका माइटोसिस, माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस। अभी देखो दोनों टाइप में अगर हम डिफरेंस देखें ना, तो डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल के अंदर क्या है, एक तो ये है और एक ये है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, जीन है सेल के अंदर। और मियोसिस में भी ये सेल है और ये सेल के अंदर ये जीन है। समझते हुए चलना, बहुत इजी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मियोसिस में क्या है, ये सेल है, और माइटोसिस में ये सेल है। अब पहली बात, जो मियोसिस होगा ना उसके अंदर 4 सेल बनेंगे डिवीजन के बाद, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे देखो, इससे जो सेल बनी ना, डिवीजन दोनों में होगा, तो इससे जो नई सेल बनेगी ना उसमें क्या होगा, जैसे मान लो 2 सेल बनी इधर, अब 2 सेल में क्या होगा, सेम रहेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, आराम से समझते हुए चलना, समझ में आ जाएगी। माइटोसिस में क्या हुआ, माइटोसिस में पहले एक सेल थी, उसके अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस, ठीक है, सेल डिवीजन है माइटोसिस, हिंदी में समसूत्री विभाजन, ठीक है। ये जैसे ही हुआ, इसके बाद 2 सेल बन तो गई, लेकिन ये दोनों सेल में क्या हुआ, आप 11th पे जाके पढ़ोगे, ये भी 4 बनती है, माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड जब होता है तो ये भी 4 बनती है। लेकिन एक चीज कॉमन होती है, इनके अंदर जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना, वो काउंटिंग जो इनकी मदर सेल होगी ना उनके जितने ही होंगे। काउंट, जैसे मदर सेल है और ये डॉटर सेल है, दोनों जो नई बनी वो डॉटर सेल है, तो इनके जितने ही होंगे, ये जितने, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, ठीक है, सेम है, बिल्कुल एज इट इज रहेगी, ठीक है। समसूत्री विभाजन में माइटोसिस में क्या होगा, सेम रहेगी। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में सबसे पहले तो 4 सेल बनती हैं, ठीक है, 4 सेल बनेंगी, लेकिन हम इसके अंदर 2 लेते हैं, क्योंकि एक तो फिर जो सेकंड वाला होता है ना, वो तो बिल्कुल माइटोसिस जैसे ही होता है। मियोसिस के अंदर 2 सेल हम काउंट करते हैं। 2 सेल काउंट क्यों करते हैं, इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो आगे जो बनती है ना, वो चारों सेम रहेंगी, पिछली 2 जो बनेगी ना उसकी सेम रहेंगी। क्यों, क्योंकि आगे वाला इसके अंदर फिर माइटोसिस होगा। फर्स्ट वाला 4 सेल बनेगी, देखो इससे कितनी बनेगी, 4 सेल बनेगी एक डिवीजन के बाद, एक डिवीजन में 4 सेल, एक डिवीजन में 4 सेल बनेगी। लेकिन पहले जैसे मान लो माइटोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 बन गई, माइटोसिस सेकंड हुआ तो इन 2 से और 2 बन गई, तो 4 सेल बनी, ठीक है। माइटोसिस इससे बनी 4, इससे भी 4 ही बनेगी, लेकिन चारों में एक चीज कॉमन होगी, इसके अंदर पता है क्या होगा, इसके अंदर सेल ये डिवाइड हुई, और सेल के अंदर एक के अंदर तो आ गया एक, और दूसरे के अंदर आ गया दूसरा। मतलब बात सीधी सी है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे, क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जो मदर सेल है उसके आधे रह जाएंगे डॉटर सेल के अंदर, किसमें, मियोसिस में, ठीक है। माइटोसिस में सेम रहेंगे। अब माइटोसिस जो होता है ना, वो होता है नॉर्मल सेल में, जितनी भी नॉर्मल सेल हमारी बॉडी की होती है उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होगा मियोसिस, ठीक है, सॉरी माइटोसिस, उनके अंदर होगा माइटोसिस। और जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, जिनके अंदर जो डिवीजन होता है ना, जैसे न्यू जनरेशन जो बनती है ना, न्यू जनरेशन जो बनती है वो एक डिवीजन से बनती है, जैसे फीजन हुआ, ठीक है, उसमें टूटे 2 में बन गए, तो 2 में 10th क्लास में पढ़ोगे, जैसे फीजन हुआ, अमीबा है, अमीबा ब्रेक होके 2 में बन गया, 2 नए अमीबा बन गए, तो उनमें क्या होता है, उनमें ये वाला माइटोसिस डिवीजन है वो रिप्रोडक्शन में भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इधर जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, सिर्फ ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में, ठीक है, और ये नॉर्मल सेल में। देखो टॉपिक मुश्किल नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना आसानी से समझोगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा घुसोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है। देखो माइटोसिस, माइटोसिस में एक सेल से जो दो बनी, उन दोनों में क्रोमोसोम सेम, मदर सेल जैसे, जितने मदर सेल में उतने ही डॉटर सेल में। मियोसिस, क्रोमोसोम्स आधे, जितने मदर सेल में उसके आधे, जैसे मदर सेल में 46 है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डॉटर सेल में कितने हो जाएंगे 23, किससे, माइटोसिस से, सॉरी मियोसिस से। मियोसिस से क्या हुआ, 46 से 23 हो गए, और इसके अंदर डॉटर सेल के, मदर सेल के अंदर थे 46, और जैसे इसके अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से क्या हुआ, इसके अंदर 46 के 46 रहेंगे, दोनों सेल के अंदर 46 रहेंगे, और इसमें दोनों में 23 हो जाएंगे। ये बात होगी ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। ये था हमारा सेल डिवीजन। और दूसरा माइटोसिस जो होता है वो जनरल सेल में होता है, और जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर हो गए, उनके अंदर क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन का भी काम करता है, नए जो जीव है वो प्रोड्यूस करने का काम भी करता है। और अगर बात करें मियोसिस की, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, आधे मेल के आधे फीमेल के, और फिर जाके पूरी जाइगोट बन जाती है, पूरी सेल बन जाती है, जो आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा सेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। पढ़ते रहो, जुड़े रहो, आपकी जीके की क्लास कंटिन्यू आ रही है, पॉलिटी की आती रहेगी, और उसके अलावा 9th 10th की जो एसएसटी है वो भी कंटिन्यू रहेगी, और 11th क्लास की पॉलिटी भी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।